हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 3 हिस्ट्री चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में बच्चों है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक बात आपको बता दूं कि जो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कैसा लगेगा यह वीडियो देखने के बाद आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जहाँ पर मेरी कमी रह जाएगी वो मैं अगले वीडियो से सुधार करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिए और लाइक वगैरह अगर बनता है तो ज़रूर आप अपने मन से कर देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर 3 इतिहास। पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था, जो कि यह मंदिर जो है किस भगवान का से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वह किस भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे फ्रांस ने वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया था। सवाल पूछेगा वियतनाम को अपना उपनिवेश किसने बनाया था? फ्रांस ने। उपनिवेश कहते हैं गुलाम। ठीक है, उपनिवेश कहते हैं गुलाम को, मतलब कि फ्रांस ने अपना गुलाम किसे बनाया था? तो वियतनाम को बनाया था। ठीक है, फ्रांस ने अपना वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, आगे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। हिंद चीन में बसने वाले जो भी फ्रांसीसी लोग होते थे, मतलब फ्रांस के लोग जो भी हिंद चीन में बसते थे आकर, तो उसको कोलोन कहा जाता था। ठीक है, कोलोन। आगे है वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन के जनक हो ची मिन्ह थे। वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे? हो ची मिन्ह। याद रखिएगा, वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन के जनक हो ची मिन्ह थे। आगे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस के लेखक फान वोई चाऊ हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसके लेखक कौन है? फान वोई चाऊ। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान वोई चाऊ है। आगे है वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कैंटन में हुआ था। कैंटन में, इसका पहला अधिवेशन कैंटन में होता है। आगे हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूरॉन आई क्वेक था। कभी कोई किताब में इसका नाम ल्यूमेन आई क्वेक भी दिया गया है। ठीक है, ल्यूमेन आई क्वेक भी किसी किताब में दिया गया है। बच्चों, मैं आप लोगों से 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। बच्चों ज़रा सा मैं एक कॉपी लेना भूल गया। 1 मिनट आप लाइन पर बने रहिएगा, मैं फिर से वीडियो को आगे आकर समझा रहा हूँ आपको। बस 1 मिनट। जी बच्चों, मैं आ गया। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। ठीक है, कैंटन में, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कैंटन में हुआ था। आगे मैंने लिखा है बच्चों कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूरॉन, अच्छा, कोई किताब में ल्यूमेन आई क्वेक भी हो सकता है और कहीं पर न्यूरॉन आई क्वेक भी हो सकता है। बस आई क्वेक आप याद रखिएगा, ल्यूमेन आई क्वेक, बस इस तरह से हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। ठीक है, आगे वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन्ह ने की थी। कब की थी? 1925 ईस्वी में। ठीक है, वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना हो ची मिन्ह ने 1925 में की थी। आगे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने की थी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1930 ईस्वी में किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था, याद रखेगा। आगे बाओ दाई अन्नाम का शासक था। अन्नाम एक जगह था, तो वहाँ का शासक कौन था? बाओ दाई। ठीक है, बाओ दाई सवाल पूछेगा कि बाओ दाई कहाँ का शासक था? अन्नाम का शासक था, समझे। आगे हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ? 6 मार्च 1946 ईस्वी को। 6 मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम और फ्रांस के बीच। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ कि हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। और किस किस देशों के बीच हुआ? वियतनाम और फ्रांस के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कंबोडिया का नया नाम कंपूचिया है। कंबोडिया का नया नाम क्या है?
कंपूचिया, कंबोडिया का नया नाम कंपूचिया। आगे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ये आपको तो पता होगा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। वो भी पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब पहुंचा भारत? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पर? केरल में। केरल के कहाँ पर? कालीकट में। कालीकट का राजा उस समय कौन था? जबोरिन था। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आगे हम बता रहे हैं कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। देखिए वही मैंने बता दिया, 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। कहाँ पर? केरल में, केरल के कालीकट में। कालीकट का राजा उस समय कौन था? जबोरिन था। ठीक है, उन्होंने उसका अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह किया था। आगे हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाती। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर कहाँ तक जाती है? तो लाओस, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम तक जाती है। ठीक है, हो ची मिन्ह मार्ग लाओस, हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाती है। ठीक है, आगे वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा, यानी पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए यानी कि अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए। तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से बनाया गया था? अब याद रखिएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। आगे है स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक बात और मैं बताना भूल गया बच्चों कि वियतनामी में जो तोकिन फ्री स्कूल जो बना था वो कब बना था? 1907 ईस्वी में बना था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल बनाया गया था कब बनाया गया था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में तोकिन फ्री स्कूल को बनाया गया था। आगे मैंने बताया कि स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? 1868 में। ठीक है, हो ची हिंद चीन में चीन देश शामिल नहीं है। हिंद चीन लग रहा है कि हिंद में चीन लगा हुआ है, लेकिन इस गुट में जो है कि चीन संबंधित नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन ही शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हो ची मिन्ह का अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि सड़क पर बताए हुए रास्ते पर चलना। पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब चलने वाला, मतलब रास्ते पर चलने वाला, मतलब सीधा रास्ता पर। तो हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, रास्ते पर चलने वाला, सीधा रास्ता पर, सीधी राह पर चलने वाले। आगे वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य 1945 में बना था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, आगे है बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का। ठीक है, बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था, याद रखिएगा। आगे जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। आगे है माइली गाँव की घटना दक्षिणी वियतनाम की है। माइली गाँव की घटना कहाँ पर है? दक्षिणी में। वो तो आपको पढ़े होंगे आप, माइली गाँव की घटना जो है कि दक्षिणी वियतनाम में एक बूढ़ा बुजुर्ग भाई, उन्होंने जो है कि इस घटना को सरेआम कर दिया, मतलब सभी के सामने सभी को जो है कि उजागर कर दिया घटना का, और यह टीवी पर समाचार पत्रों में आना शुरू हो गया। तो इस कारण से जो है कि अमेरिका को बाद में उससे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो यही है माइली गाँव की घटना। ठीक है, आगे पहली टेलीविज़न युद्ध वियतनामी युद्ध है। पहला टेलीविज़न युद्ध वियतनामी युद्ध है। देखिए वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियतनाम में जो युद्ध हुआ था ना, वो जो बूढ़ा बुजुर्ग जो बच गया था एक आदमी, उन्होंने जो बात बताई, आप बीती अपने आप में जो बीता उसको, उन्होंने जो बात बताया उसका समाचार जो है कि टेलीविज़न पर फैल गया, समाचार पत्रों में आ गई। तो इसी कारण से इसे टेलीविज़न युद्ध भी कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि पहला टेलीविज़न युद्ध कौन सा है? तो पहला टेलीविज़न युद्ध वियतनामी युद्ध है। ठीक है, आगे लार खमेर सेना का गठन सिहानुक ने किया था। लाल खमेर, याद रखिएगा, लाल सेना नहीं है यहाँ पर, लाल सेना का गठन टस्की, याद है ना, लेकिन यहाँ पर दूसरा है लाल खमेर सेना का गठन सिहानुक ने किया था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिहानुक ने किया था। ये माइली गाँव की घटना का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। तो अभी तो मैंने बताया कि अमेरिका को बाद में जो है कि उसकी बात माननी पड़ी। उसके बाद जो है कि फिर से जो है कि वियतनाम वाले जो चाह रहे थे उसको वैसा अधिकार दिया गया। ठीक है, तो माइली गाँव की घटना का जिम्मेदार, मेन जिम्मेदार कौन था? अमेरिका देश हुआ। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर 3, क्लास 10th का चैप्टर 3, समझे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों हम ये बोल रहे हैं कि क्लास 10th में चैप्टर जो है कि छोटा छोटा है, तो उसमें उतना पॉइंट नहीं बन पाता है, और कई वीडियो में न बनाकर एक ही वीडियो में मैं 2 चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और अच्छे तरीके से ज़रूर देखेंगे। और मैं तो ये आपको बोल रहा हूँ कि जिस चैप्टर से मैंने जितना पॉइंट करा रहा हूँ ना, उसके सिवा आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिलने वाला नहीं है। आप उतना पॉइंट पढ़ कर जाइए, उसी से आपका सारा सवाल
एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है क्लास 10 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, इसको हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में कौन सी नीति लगाई थी? हड़प नीति। भी हड़प नीति मतलब हड़पने वाला, मतलब किसी भी शहर को, किसी भी एरिया को हड़प लो, तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति भी मशहूर है। तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत डलहौजी के समय में हुई थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है आप लोगों को पता होगा? 1853, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ? मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 या 35 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, आगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ये प्रेस एक्ट ये था कि जो कि पत्रकार लोग जो होते हैं उनको जरा सा आज़ादी दिया गया था। ठीक है, तो वही है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। आगे 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया गया। 1879 ईस्वी में एक कानून आया था, उसका नाम था आर्म्स एक्ट। उसका नाम था आर्म्स एक्ट। इस कानून के अनुसार कोई भी भारत के लोग, मतलब भारत के जितने भी लोग थे, तो अंग्रेज़ों के नज़र में तो हम लोग ब्लैक डॉग थे। हम लोगों को तो पता होगा कि अंग्रेज लोग हम भारतीयों को क्या कहा करते थे? ब्लैक डॉग कहा करता था, मतलब काला कुत्ता कहा करता था। तो भारत के कोई भी लोग जो है कि अस्त्र शस्त्र मतलब हथियार नहीं रख सकते थे। यह गैर कानूनी है। अगर रखे जाने पर आपको दंड दिया जाएगा, आपको कारावास हो सकता है। तो 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया गया था। आपको सवाल पूछा जाएगा किस एक्ट द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया गया था? तो आर्म्स एक्ट के द्वारा। ठीक है, आर्म्स एक्ट याद रखिएगा। आगे है इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल आते हैं, कई साल आए हैं। ठीक है, आगे बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंग भंग, बंग भंग। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब तोड़ देना, मतलब बंगाल को तोड़ देना, मतलब कि बंगाल को कई भागों में बांट देना, वो भी किस नाम पर? हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो बंग भंग कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और जहाँ पर बच्चों ये तो ज़रूर है कि किसी से भी इस दुनिया में जितने भी मानव प्राणी हैं उससे जो है कि गलती तो होगी। तो आपको जहाँ पर भी मेरा बोला हुआ कोई बात गलत हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं आगे से इस बात पर ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो आगे मैंने लिखा है कि होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखेगा। आगे गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1913 ईस्वी को। कहाँ पर? अमेरिका के कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। इस पार्टी से जुड़े हुए एक आदमी और थे, उसका नाम था सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। ठीक है, इसके मुख्य अध्यक्ष थे वो। ठीक है, इसके मुख्य अध्यक्ष, आयुक्त कहा जा सकता है। तो इसके मुख्य अध्यक्ष थे कौन? सोहन सिंह भाखना। आपको सवाल पूछा जाएगा कि गदर पार्टी से और निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे, मतलब संबंधित थे? तो सोहन सिंह भाखना। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? लाला हरदयाल ने की थी। आगे है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो क्यों हुआ था? आपको तो पता होगा कि 1907 ईस्वी में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो है कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में, शायद दूसरा चैप्टर में बताया होगा। खैर, अगर दूसरा चैप्टर में नहीं बताया होगा तो उस वीडियो में मैं बताया होगा, जिसमें कि टॉप 40 पॉइंट्स मैंने लिखकर ऐसा करके थंबनेल करके जो मैंने वीडियो डाला है, तो उसमें इस बात को मैं ज़रूर बताया हुआ होऊंगा कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में जो हुआ था तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लेकिन उससे पहले 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। मतलब जो भी बूढ़े किस्म के लोग थे, उम्रदराज किस्म के लोग थे, वो नरम दल में चले गए, और जो भी जवान किस्म के लड़के सब थे वो सब गर्म दल में आ गए थे। तो उसको जो है कि
किस अधिवेशन में फिर एक कर दिया गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर मतलब गरम दल नरम दल को एक जगह ला दिया गया। ठीक है, आगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो आप लिखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। ठीक है, आगे गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आपको तो पता होगा कि 1893 ईस्वी को गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्या करने? अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने के लिए। तो वहाँ से केस में जीत हासिल करके वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमारे भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि वो जाकर अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जा मिले, उससे जो है कि पूरे भारत का एक बार दर्शन करने की आज्ञा मांगा, तो उन्होंने आज्ञा दे दिया। होते होते उन्होंने 1915 के बाद 1916 ईस्वी में कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। वहीं पर एक चंपारण के कौन? राजकुमार शुक्ला, पता होगा आप लोग को। राजकुमार शुक्ला ने उसे दावत दिया था कि मोहनदास गांधी जी, आप एक बार हमारे चंपारण आइए, बिहार के चंपारण जिले में। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी लूट मचा रखी है और हम लोगों को जो है कि तिनकठिया प्रणाली लागू कर दी है और वहाँ पर हम लोगों को नील की खेती करने के लिए परेशान किया जा रहा है। तो 1916 के बाद गांधी जी डायरेक्ट मतलब कब जाएंगे चंपारण? तो 1917 ईस्वी में जाएंगे। तो गांधी जी पहला आंदोलन कहाँ से शुरू करता है? वहीं चंपारण से। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आया था, तो इसी दिन अब हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। आप देखिएगा, हर 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से यह संबंधित रहा। इसी कानून के अनुसार जो है कि इसी कानून के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे हम लोग अंधा कानून या काला कानून भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अंधा कानून या काला कानून। अंधा कानून या काला कानून के नाम से किस कानून को जानते हैं? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में बना था। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आपको पता होगा जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो हत्याकांड होने से पहले मतलब ये किस आंदोलन के तहत चल रहा था? असहयोग आंदोलन के तहत चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो इसमें कई लोग जो है कि पूरे भारत में जुलूस निकाली जा रही थी, आज यहाँ कल वहाँ। तो जो है कि उसी के अनुसार तो कई लोगों ने जो है कि चौरी चौरा गाँव में एक थाने में आग लगा दी थी। उसमें लगभग 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसी कारण से उसमें हिंसा हो गया था। तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। इसी कारण से जो है कि हमारा देश उसी समय आज़ाद नहीं हो पाया। लेकिन शायद कहा जा सकता है कि अगर गांधी जी उस समय में यह आंदोलन वापस नहीं लेता तो हमारा देश 1922 ईस्वी में ही आज़ाद हो जाता, शायद। अब क्या पता। आगे मैंने लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और जमनालाल बजाज जो थे राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले गांधी जी को कैसर-ए-हिंद पुरस्कार मिला था बहुत दिन पहले। ठीक है, तो जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो गांधी जी यह पुरस्कार अपने जिसने दिया था अंग्रेज, तो उसे वापस कर देता है। बोलता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, एक तरफ से हम लोगों को इतना मारते हैं, दूसरी तरफ से हम लोगों को पुरस्कार देते हैं, नहीं चाहिए आपकी हमें ऐसी पुरस्कार। तो गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी या कौन सा पुरस्कार वापस कर दिया था? कैसर-ए-हिंद। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने उसको सर की उपाधि मिला था। सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर को नाइटहुड भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने यह पुरस्कार वापस कर दिया अंग्रेज़ों को। ठीक है, और एक लोग थे, उसका नाम था जमनालाल बजाज, जिसकी बजाज कंपनी है। तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था? राय बहादुर। उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, तीनों एक साथ। ठीक है, आगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल मलिक को रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा गया था। 2 लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। इन दोनों को जो है कि रॉलेट एक्ट के अनुसार पकड़ लिया गया था। तो इसी के विरोध में जो है कि क्या चल रहा था? जलियांवाला बाग में
मतलब कई लोग जो है कि बैठे थे बैठक करके कि ये कानून कितना गलत है, बिना मुकदमा चलाए किसी पर शक के आधार पर जो है कि पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर जो है कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम भारत के लोग जो है कि बैठक कर रहे थे। इतने में पता चला जनरल ओडायर को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि गोली चलाओ। तो अंधाधुंध गोली चलाई गई, ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। ठीक है, वही है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ लिया गया था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे कि नहीं, यह रॉलेट एक्ट बहुत गलत कानून है। इसमें जो है कि बिना किसी मुकदमा का बस शक के आधार पर आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसके बाद जो है कि अंग्रेजों ने गोली चलाना शुरू कर दिया था। तो यही था वो। आगे चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। इसे नील आंदोलन भी कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह को कौन सा आंदोलन भी कहा जाता है? नील आंदोलन, याद रखेगा। ठीक है, आगे राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। ये तो मैंने पीछे ही बता दिया कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। आगे खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में एवं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी ने चलाया था। देखिए 1917 के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह चलाया था। कहाँ पर है ये खेरा? गुजरात में। ठीक है, और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने ही चलाया था। तो मिल मजदूर आंदोलन ये है कि वहाँ पर मजदूर लोगों को, मतलब लेबर लोगों को, तो अंग्रेज लोग जो थे मिल के मालिक, उन्होंने कुछ रुपये में बात किया था और दे रहे थे उनको कुछ रुपये, जितने रुपये में उसकी बात थी उतना रुपया नहीं दे रहा था। तो इसी कारण से वो लोग जो है कि आंदोलन शुरू कर दिया था। तो आंदोलन शुरू होने के बाद जो कि गांधी जी को भी दावत मिली थी, गांधी जी भी यहाँ पर आए थे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, आगे है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने शुरू की थी। असहयोग आंदोलन 1920 में किसने शुरू की थी? गांधी जी। और ये चलता है कब? लगभग 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक, क्योंकि 12 फरवरी को गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, आगे चौरी चौरा हत्याकांड में हुई हिंसा के बाद, देखिए वही बात है, चौरी चौरा हत्याकांड में हुई हिंसा के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लेता है? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। किस आंदोलन, मतलब चौरी चौरा हत्याकांड में हुई हिंसा के कारण हिंसा हो गया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसे हिंसा बर्दाश्त नहीं होती थी। आगे वो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब हमें अपने हाथों में पूरा स्वराज चाहिए, पूरा देश हमें अपने हाथों में चाहिए, यह प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना था और 1928 ईस्वी में भारत आया था। इस कमीशन का विरोध, और यह इसे गोरा कमीशन भी कहते हैं, काहे कि इसमें लगभग कहा जाता है कि 7 लोग थे और जितने भी लोग थे इसमें जो है कि सारे का सारे अंग्रेज थे, और एक आदमी इसमें मर गए थे। अंत में इसमें 6 आदमी बचे थे। तो साइमन कमीशन के मेन अध्यक्ष थे सर जॉर्ज साइमन यहाँ पर। तो वो लोग जो आए थे तो उन्होंने जो है कि किसी भी भारतीयों को उस कमीशन में शामिल नहीं किया, ताकि जो है कि जो भी रिपोर्ट वो बनाकर इंग्लैंड भेजे तो जो है कि सही भेजे। तो उन्होंने अपने लोगों को ही बनाकर भेज दिया यहाँ पर कमीशन में, और किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया। तो इसी कारण से हम भारत के लोग जो है कि उसका विरोध करने के लिए गो बैक साइमन का नारा लगाए थे। तो इसी नारा लगाते हुए एक हमारे भारत के महान क्रांतिकारी नेता थे जो कि पंजाब के रहने वाले थे, उसका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, उसका नाम था लाला लाजपत राय। तो उन पर इतना लाठीचार्ज किया गया, इतना मारा गया था उसे, तो 1 दिन या 2 दिन के बाद उनकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसने नारा लगाया था कि गो बैक साइमन? तो कौन? लाला लाजपत राय। इसे जो है कि शेर ए पंजाब कह दिया गया। इसको जो है कि शेर ए पंजाब कहा गया कि ये पंजाब का शेर है, चूँकि इसका घर पंजाब में था, इसी कारण से। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किस नेता को शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को। तो इसी की मृत्यु हो जाती है
कि क्या करते हुए, मतलब नारा लगाते हुए अत्यधिक लाठीचार्ज के कारण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है अत्यधिक लाठीचार्ज के कारण, तो लाला लाजपत राय की। आगे स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आपको पता होगा कि जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है, तो उसके बाद जो है कि जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, वो सभी जो है कि गांधी जी का साथ छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो जो है कि मतलब उन लोगों का यही कहना था, जरा सा हिंसा हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है, हो जाने दीजिए, लेकिन हमें देश की आज़ादी चाहिए। तो गांधी जी ऐसा नहीं माना, तो गांधी जी ने जो है कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। तो उसी समय में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दो लोगों ने मिलकर जो है कि बोला कि नहीं, अब हमें कांग्रेस पार्टी में नहीं रहनी है, अब हम लोग एक नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने जनवरी 1923 ईस्वी में एक नया पार्टी बना दिया। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। कब? जनवरी 1923 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। आपको याद होगा कि दांडी मार्च द्वारा इस आंदोलन की शुरू की गई थी। मतलब कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक लगभग 24 दिनों में पैदल यात्रा, लगभग 24 दिनों में पैदल यात्रा द्वारा अपने गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को, मतलब अपने 78 साथियों के साथ यह आंदोलन को पूरा करके, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब पूरी यात्रा की थी। कौन सी यात्रा? मार्च द्वारा, दांडी यात्रा द्वारा। और दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझे? आप इस चैप्टर को ज़रा गौर से देखने की कोशिश करिएगा और ज़रा गौर से पढ़िएगा। आगे यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने 78, मैंने अभी ऊपर पे बताया यहाँ पर कि अपने 78 अनुयायियों के साथ, मतलब कि अपने 78 साथियों के साथ 24 दिनों में पैदल यात्रा पूरी की और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो अंग्रेज लोगों का जो नमक कानून था कि भारत में जितने भी लोग हैं वो हमारा नमक खरीद कर खाए, क्योंकि वो नमक का इतना इसमें क्या कहा जा सकता है, उन्होंने जो है कि सारे सामान पर जो है कि इतना बढ़ा कर रखा था, इतना दाम में बेच रहा था कि हम भारत के लोग जो है कि उसे खरीदते खरीदते हम लोग जो है कि इतना गरीब हो गए थे। तो इसी कारण से गांधी जी ने जो है कि नमक पर एक कानून, नमक का कानून तोड़ने के लिए उन्होंने 24 दिनों की पैदल यात्रा कहाँ से? साबरमती से शुरू की और कहाँ तक जा पहुँचे? दांडी तक। ठीक है, कितने दिनों में? 24 दिनों में। और पैदल यात्रा में, पैदल यात्रा करके और कितने लोग? 78 लोग, गांधी जी के 78 साथियों के साथ। ठीक है, आगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, आगे पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पुनः समझौता कब हुआ? 1932। याद रखिएगा, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, आगे कम्युनिस्ट पार्टी की गठन 1924 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर? बम्बई के गोकुलदास कॉलेज में। ठीक है, तो जो कि उसको स्थापना करने वाले कौन थे कांग्रेस पार्टी को? अलेक्जेंडर ऑक्टियम ह्यूम। वे एक रिटायर्ड जज थे और वे अंग्रेज थे। तो कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। आगे छोटा नागपुर के उरांव आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड के क्षेत्र में। तो छोटा नागपुर के उरांव आंदोलन, छोटा नागपुर में एक आंदोलन हुआ था, उरांव आंदोलन। ठीक है, इसके नेता थे जतरा भगत। याद रखिएगा, जतरा भगत। ठीक है, आगे रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आगे 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1911 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग, इसी के समय में जो है कि बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम पेज को आगे पलट रहे हैं। ठीक है, यह है बच्चों उसी चैप्टर का है, चौथा चैप्टर का ही है ये। यहाँ पर मैंने लिखा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार नागपुर महाराष्ट्र में की थी।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे अभी आरएसएस के नाम से बोलते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, आरएसएस पार्टी जो है कि हिंदुओं की पार्टी। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार नागपुर महाराष्ट्र में की थी। तो नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आपसे सवाल पूछा जाएगा आरएसएस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। किसने किया? के.बी. हेडगेवार। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना सवाल यहाँ से बनता है। आरएसएस से लगभग देखा गया है कि आज तक हर साल कम से कम एक सवाल पूछा जाता है आरएसएस से। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। तो आपको पता होगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जैसे जो है कि भारत की आज़ादी चाहते थे, उसी तरह से मुस्लिम लीग पार्टी जो थे वो पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की होड़ में लगे हुए थे। तो मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। कहाँ पर किया था? ढाका में किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां करते हैं। ठीक है, आगे फूट डालो और राज करो। अभी मैंने जो पिछले कुछ समय पहले जो बताया था, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वही है ये। फूट डालो और राज करो, मतलब एक दूसरे में हिंदू मुसलमान करके फुटा डालो और जो है कि राज करो। ऐसा नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। मतलब हिंदू मुसलमान करा दो देश में, और जो है कि तो आपको पता होगा कि जिस समय देश में जो है कि अंग्रेज़ों का दौर था, उस समय में बंगाल में हिंदू मुसलमान बोले हम, सॉरी उस समय हिंदू मुसलमान जो है कि एकदम भाई भाई थे, एकदम कोई भी मारपीट नहीं चलता था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। तो इतनी अच्छी नीति देखकर, मतलब हम लोग इतना अच्छे तरीके से मिलजुल कर जो रहते थे, तो इसी बीच में जो है कि लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर आए बंगाल में, और उन्होंने जो है कि हिंदू मुसलमान करके बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, कब? लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है कि वहाँ पर एक हड़प नीति लागू कर दी और फूट डालो और राज करो का नारा लगाया था। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, फूट डालो और राज करो का नारा किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हड़प नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी। जितने भी शैतानी वाला काम अक्सर हुआ है ना हमारे बंगाल में, उसमें अक्सर लॉर्ड डलहौजी मशहूर रहे हैं। ठीक है, आगे व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत मतलब एक देश को एक एरिया को दूसरे एरिया में मिला देना और दूसरे एरिया को अपने एरिया में मिला लेना लाकर, ऐसा नियत था किसका? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति, हड़प लो, एक दूसरे को हड़प लो, ऐसा नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसका जांच करने के लिए सरकार जो है कि एक कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन या हंटर आयोग। हंटर कमीशन रहे ऑप्शन में, या हंटर आयोग रहे। ठीक है, हंटर कमीशन या हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन। देखिए, भारत में 1920 ईस्वी के समय में जो है ना, एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन में हम जरा सा आपको बताना है। एक देश था तुर्की, वो अभी भी है। तो तुर्की जो है कि मुसलमानी देश है, वहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो तुर्की में जो है कि उस समय में एक खलीफा पद चलता था, खलीफा, मुसलमानों के खलीफा, जानते होंगे आप लोग, पता होगा। तो मुसलमानों के खलीफा, उस समय खलीफा पद चलता था, एक पोस्ट होता था खलीफा का। वहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होता है, जो है होता है कि सब चीज़ वहाँ का खलीफा ही होता है। तो जो है कि 1920 ईस्वी में अंग्रेज लोगों ने जो है कि मुसलमानों का खलीफा पद छीन लिया, बोला कि अब यहाँ पर कोई भी खलीफा नहीं होगा। तो इसी का विरोध करने के लिए हमारे भारत में भी खिलाफत आंदोलन चला था। कब चला था? 1920 ईस्वी में। किसने चलाया था? गांधी जी ने। गांधी जी को हिंदू मुसलमान एकता करना था, मतलब हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना था। इन्होंने भी, इसीलिए गांधी जी खुद हिंदू होकर मुसलमान के आंदोलन में कूद पड़े थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, वो ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान भारत में एकता बनाकर रहे, एक भाई भाई बनकर रहे। तो इसी कारण से जो है कि खिलाफत आंदोलन, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ, खलीफा पद को छीन लेने के खिलाफ में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चला दी। किस देश के समर्थन में? तुर्की के समर्थन में। ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला था, किस देश के समर्थन में चला था? तुर्की के समर्थन में। ठीक है, आगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो गांधी जी का नाम जो महात्मा गांधी जो बोलते हैं हम लोग, उसको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन के लेखक, जो जनगण मन के लेखक हैं, और अमार सोमार बांग्ला हवे, मतलब बांग्लादेश की राष्ट्रगान जो है अमार सोमार बांग्ला हवे, और भारत की जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, तो वही उसी के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो है कि उन्होंने ही गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। ठीक है,
उन्होंने ही गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। आगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार पूछा गया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। खैर ये तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये उच्च लेवल का हो गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया ये। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। आगे है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। मतलब कि असहयोग आंदोलन चालू किया जाए, यह प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, कलकत्ता अधिवेशन, तो उसी में असहयोग आंदोलन होने का प्रस्ताव पेश किया गया था, पारित किया गया था। आगे सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ये तो मैंने शायद वो टॉप 40 पॉइंट्स वाला में ज़रूर बताया होगा कि सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। आगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा। एक नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कई बार पूछा गया है ये सवाल कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। मतलब वेद को पढ़ो, मतलब कि लोग भटक चुके थे अपने रास्तों से, अपने धर्म को भूल चुके थे, अपनी मानवता को भूल चुके थे। तो जो है कि सारी बात हमारे वेदों में, कुरानों में, पुराणों में, कुरान शरीफ, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सभी में लिखा हुआ है। इसीलिए जो है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि लोगों, हमारे दोस्तों, आप लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, इसलिए एक बार वेद को पढ़ो, मतलब वेदों को पढ़ो। 4 वेद, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में जो है कि सारी बात लिखी हुई है। तो जो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि इसलिए कि लोग अपने रास्ते से भटक चुके थे, गंदगी कामों में, गलत कामों में, गलत रीति रिवाजों में, गलत नीतियों में, लोगों को, अपने छोटे को, अपने कमज़ोरों पर अत्याचार करने के लिए इतनी ये सभी बुराइयां हमारे देश में फैल चुकी थी। इसी कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेद को पढ़ो, वेद को पढ़कर जो है कि दूसरे पर जो इतना जो अत्याचार कर रहे हो, गरीबों पर, किसानों पर, मजबूरों पर जो इतना अत्याचार कर रहे हो, ये गलत है। इसलिए जो है कि पहले वेद को पढ़ लो। तो इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। देखो, ये वेदों की ओर लौटो जो मैंने बताया, तो इसे से संबंधित एक नारा है हमारे भगवान महात्मा बुद्ध के। तो उसका नारा था, सारी उसके 4 एक गच्छामी है, उसका 4 सूत्र है, समझे? 4 ऐसा मंत्र है उसका। बुद्धम संघम संगामि, बुद्धम संघम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी तरीके से उसका 4 ये जो है कि मंत्र है। आगे है अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चालू की थी, शुरू किया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। कब? 1942 में। 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वही गांधी जी ये है ना जो कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों? एक छोटी सी हिंसा के कारण 22 लोग मारे गए थे। इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि हिंसा हो गया था। अब अभी भी 1942 में वही गांधी जी है ना जो कि डायरेक्ट नारा अपना लगा रहे हैं कि करो या तो मरो, या तो कर लो या तो मर जाओ। अपने भारत के लोगों से, अपने भारत के लड़कों से कह रहे हैं या तो कर लो या तो मर जाओ, यानी करो या मरो। अब हमें रुकने का वक्त नहीं है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। उसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था या तो कर लो या तो मर जाओ, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। दोस्तों, बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। मैंने बहुत अच्छे तरीके से
और मुझे जितना उसके बारे में नॉलेज था मैं उतना आपको बताने की कोशिश किया और शॉर्ट में बताने का कोशिश किया। ये नहीं कि हमें इतना ही नॉलेज है, इसके बारे में मैं और भी आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पर मैं जो है कि 5-5 मिनट जो है कि आपको समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन जो है कि ये मैंने पॉइंट के अनुसार आपको समझाया है, तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना करने के बदले में चक्कर में जो है कि मैंने जो पॉइंट लिखा उसको मैं आपके सामने समझाने का कोशिश किया। ऐसा नहीं कि इसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है। मैं हर लगभग पॉइंट पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बहस कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि ये वो है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा है, उतना की भी ज़रूरत आपको नहीं है। बस मैंने आपको जितना पढ़ाया, और मेरे ये नहीं कि मैंने जितना पॉइंट लिखा है आपको उतना ही अपने कॉपी में नोट करना। मैंने क्या बोला ये नहीं कि मैं जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी के बारे में सिर्फ आपको बोला, मैं अपने से भी कई पॉइंट को उसमें बोला हूँ। तो उस पॉइंट मेरा बोला हुआ बात को भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ये वीडियो से मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। खैर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह तो ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है करने के लिए। लाइक अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करने के लिए तो भूलिएगा नहीं। खैर, और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को ज़रूर भेजा जाए, जो कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 40 मिनट के करीब हो गया है, 35-40 मिनट हो गया होगा। तो अब मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तो फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ने में जो है कि अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।